हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम गॉस का नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में, और उसके बाद हम देखेंगे कि गॉस का नियम क्या है और फिर उसका प्रूफ देखेंगे, उसे किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक समाप्त होगा। तो अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अभी तक हम एरिया पढ़ते आए थे और हमने एरिया के बारे में पढ़ा था कि यह एक अदिश राशि है, लेकिन अब हम एरिया को यहाँ से सदिश मानकर चलेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्ताकार प्लेट है, यह है सर्कुलर प्लेट, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। स्मॉल आर की एक छोटी सी प्लेट है। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इस प्लेट का एरिया हम निकालेंगे। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये इसका परिमाण है। अब हम इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, इसकी दिशा किधर होगी, तो किसी भी तल या क्षेत्रफल की दिशा उस पर खींचे गए लंब की ओर होती है। तो हम इस पर मान लेते हैं कि एक लंब खींच देते हैं, ये सीधा बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर एक लंब खींचेंगे, यहाँ से लेके ऊपर की ओर। तो ये जो लंब हम खींच रहे हैं उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये लंब है, इस तल पर लंब। हमारा एक वृत्ताकार एरिया है, इस पर हमने बिल्कुल ऊपर की तरह एक लंब खींच दिया है, यही लंब इस तल की दिशा होगी। अब हम इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये केवल परिमाण है। इस सदिश रूप में लिखने के लिए इसे हम लिखेंगे ए, सदिश के लिए तीर लगाएंगे। अब इस सदिश की दिशा को दिखाना पड़ेगा, तो इस सदिश की दिशा को हम मान लेते हैं यन कैप। इसकी दिशा को हमने मान लिया यन कैप, तो ये हो जाएगा यन कैप ए। तो एरिया वेक्टर को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ए का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा यन कैप पाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारा सदिश। तो यहाँ से आज से हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल सदिश राशि है। आज से क्षेत्रफल को सदिश राशि मानेंगे और इसकी दिशा दिशा होगी तल पर खींचे गए लंब की ओर। तो दिशा होगी तल पर खींचे गए लंब। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा है तल पर जो भी लंब खींचा जाएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। किनारे वाला भाग चपटा होता है और बीच वाला भाग गोलाकार होगा। तो यहाँ किनारे वाले भाग में जो तल है गोलाकार, इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो इसकी दिशा होगी इस ओर, क्योंकि इस पर लंब बाहर की ओर जाएगा। अगर इस साइड हम लंब खींचेंगे तो इधर लंब इस साइड जाएगा, तो यहाँ इस तल की दिशा इधर होगी। अब अगर हम यहाँ एकदम किनारे वाले भाग में लंब खींचेंगे तो लंब इधर जाएगा, तो दिशा इधर होगी। यहाँ पर लंब इस ओर होगा तो दिशा इधर होगी। अब अगर हम सामने यहाँ पर लंब खींचेंगे तो लंब बिल्कुल बाहर हमारी ओर आएगा, तो यहाँ पर दिशा होगी बिल्कुल हमारी ओर। तो वक्र वाला जो क्षेत्रफल होता है वहाँ पर दिशा लगातार बदलेगी। जैसे ये एक पेन है, तो पेन के प्रत्येक बिंदु पर लंब की दिशा लगातार बदलेगी, लेकिन किनारे साइड दिशा इधर होगी और इस साइड दिशा इधर होगी। तो इस प्रकार से हम तल पर लंब खींचकर तल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि इस दिशा में है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि समांतर लाइनों के द्वारा बनाया गया है। अब इस क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं, यदि इनके लंबवत हम कोई तल बनाएं,
लंबवत का मतलब रेखाएं इस दिशा में है तो तल ऊपर नीचे की ओर हो। तो यहाँ पर हम एक तल खींचने वाले हैं। ये हमने एक तल खींच दिया। ये तल और बल रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है। यदि बल रेखा और तल एक दूसरे के लंबवत हों तो फ्लक्स का मान इस तल के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर ऐसे कह लें, किसी तल के लंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर लंबवत अवस्था में 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स का मान हम 4 मान सकते हैं। अब अगर यदि विद्युत क्षेत्र जो है ये E हो और तल का क्षेत्रफल A हो, तब फ्लक्स का मान कितना होगा? तो ऐसी अवस्था में अगर बल रेखाएं तल के लंबवत हों तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई ये बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के। तो तल के क्षेत्रफल, ये जो तल का क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों का गुणनफल कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। ये केस तब काम करेगा जब तल और बल रेखा एक दूसरे के लंबवत हों। लेकिन अगर ये एक दूसरे के लंबवत ना हो तब हम क्या करेंगे? यदि तल और बल रेखा लंबवत ना हो तो फिर से हम एक चित्र डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास है ये विद्युत क्षेत्र। इस बार हम ऐसा तल बनाएंगे जो कि इस विद्युत क्षेत्र की लंबवत नहीं होगा, उसकी दिशा कुछ और होगी। तो हम बनाते हैं एक तल। ये हमने एक तल बना दिया है और इस बार तल की जो दिशा है वो इधर है। तल पर जो हम लंब खींचेंगे वो लंब इस दिशा में है। यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा और तल की जो दिशा है वो इधर है। तो तल की दिशा को हम ए से दिखा देते हैं। इस बार हम ध्यान दें तो विद्युत क्षेत्र और तल के बीच में, विद्युत क्षेत्र और तल पर जो हमने लंब खींचा है इसके बीच में कोण थीटा है। तब ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होगा? तो ऐसे केस में हम घटक का उपयोग करते हैं। हम ए के 2 घटक लेंगे, एक लंबवत और एक क्षैतिज घटक। तो एक ए का घटक इधर आ जाएगा और एक ए का घटक इधर होगा। इधर वाला घटक होगा ए साइन थीटा और इधर वाला घटक होगा ए कॉस थीटा। अब ए की दिशा में हमें ए का एक कंपोनेंट मिल गया है ए कॉस थीटा। अब इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम फ्लक्स कहेंगे। तो अब फ्लक्स का जो मान होगा वो विद्युत क्षेत्र ई और ई की दिशा में जो ए का घटक है ए कॉस थीटा, इनके गुणनफल के बराबर होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तब हमें यूज करना है जब तल और बल रेखा एक दूसरे के लंबवत ना हो, तल पर खींचे गए लंब और बल रेखा के बीच में थीटा कोण हो। तो ये थीटा क्या है इसको भी याद रखेंगे। थीटा है तल पर खींचे गए लंब तथा बल रेखा के बीच का कोण। तो ये था केस नंबर 2।
पहला केस है जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब हमें ई और ए का गुणा कर देना है, फाई मिल जाएगा। अगर दोनों लंबवत ना हो तब हम एक सदिश का घटक लेंगे, या तो ई का या फिर ए का। हमने ए का घटक निकाल लिया, लंबवत घटक हुआ ए कॉस थीटा, क्षैतिज घटक हुआ ए साइन, लंबवत घटक ए साइन थीटा, क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा। अब ई की दिशा में जो ए का घटक है, इन दोनों का गुणनफल कहलाएगा फ्लक्स। तो ई और ए कॉस थीटा का गुणनफल कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। ई ए कॉस थीटा को हम ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है फाई बराबर ई डॉट ए, और इसी को और फैलाएंगे तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। और अगर कॉस थीटा का मान 0 डिग्री हो, कॉस थीटा थीटा अगर 0 हो तो कॉस 0 मान 1 हो जाएगा, और तब ये आएगा ई ए तब आएगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो ये फॉर्मूले हैं जो आगे हम चलकर यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम थीटा का मान 90 डिग्री कर देंगे तब फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अब एक कंडीशन और हम देखेंगे, यदि हमें तल के किसी एक छोटे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स पता हो तो पूरे तल से गुजरने वाला फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। अब हम एक और केस देखने वाले हैं। फिर से हम एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ये बल रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र एक समान है। अब हम इस पर एक तल बनाने वाले हैं। ये है एक तल। ये हुआ विद्युत क्षेत्र में एक तल। अब इस तल पर हमें एक छोटा सा अवयव लेना है। तो तल पर हम एक छोटा सा अवयव ये ले रहे हैं। ये एक तल का एक छोटा सा भाग है। इस छोटे से भाग को हम दिखाएंगे डीए। अब मान लेते हैं कि डीए और ई के बीच में कोई कोण थीटा है। ठीक, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब हमें तल पर एक छोटा सा भाग पता हो और उससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र भी पता हो और फ्लक्स पता हो, तो सबसे पहले हम इस छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर इस पूरे तल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो पहला हमारा काम होगा तल के सूक्ष्म अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। तो छोटे से भाग, पूरे क्षेत्र के फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, तो छोटे से भाग के फ्लक्स को हम डी फाई से दिखाएंगे। तो हम निकालेंगे डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। डीए से गुजरने वाले फ्लक्स को हम दिखा रहे हैं डी फाई से प्रदर्शित करेंगे, और इसका मान बराबर होगा, यहाँ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ई है और इसका एरिया डीए है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो हम लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब इसी को हम और आगे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अभी ई के स्थान पर तो ई है, लेकिन ए के स्थान पर हमें डी ए पता है, तो हमने ई के स्थान पर लिख दिया डी ए। तो इस छोटे से भाग से कितना फ्लक्स बनेगा वो हमने निकाल लिया। अब हमें पूरे तल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो हम निकालेंगे संपूर्ण तल से गुजरने वाला फ्लक्स। पूरे तल से गुजरने वाले फ्लक्स को हम फाई से दिखाएंगे, और फाई का मान निकालने के लिए हमने जो छोटा सा फ्लक्स निकाला है हम इसका कर देंगे समाकलन। समाकलन करने से हमें पूरे तल के फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। तो अब हमें निकालना है पृष्ठ समाकल। तो यहाँ पर हमारे पास है डी फाई ई, और इसको पूरे पृष्ठ में बदलने के लिए हम इसका कर देंगे पृष्ठ समाकल। ये है सरफेस इंटीग्रल का चिन्ह, ये है पृष्ठ समाकल।
या समाकलन। समाकलन ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम जोड़ते हैं। इस क्षेत्रफल के छोटे छोटे ऐसे सभी अवयव को हम जोड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम डी फाई ई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए। तो यहाँ से फाई ई बराबर हमें मिलेगा ई डॉट डी ए। इसी को हम लिख सकते हैं पृष्ठ समाकल ई डी ए कॉस थीटा। तो जब भी सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स हमें पता हो तो हम संपूर्ण तल से फ्लक्स को निकालने के लिए समाकलन का उपयोग करेंगे। जब हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे तब इसका हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करेंगे। अभी ये फॉर्मूला था, अब हम एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टॉपिक पर ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ इसकी वीमा और मात्रक भी देख लेते हैं। फ्लक्स का मात्रक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई इंटू ए। ई है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ए है एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स। अब हम इसका विमा निकालते हैं, विमीय सूत्र। फ्लक्स की विमा निकालने के लिए हमें ई और ए की विमा पता होना चाहिए। तो हमें निकालना है फाई की विमा, तो इसके लिए हम ई की विमा और ए की विमा लिखेंगे। अब ई की विमा हमें याद हो ये संभव नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटे आवेश। तो ई को हम लिख सकते हैं एफ बटे क्यू की विमा और साथ में ए की विमा। तो ई को हमने लिख दिया एफ बटे क्यू और ए। अब इन सब की विमा हम लिखेंगे और हल करेंगे। एफ की विमा एम एल टी माइनस टू, ए की विमा एल टू और बटे क्यू की विमा होती है ए टी। इन सबको एडजस्ट कर लेंगे। यम एक बार है तो इसको हम लिख लेते हैं। यल यहाँ एक बार है और यहाँ दो बार, दो और एक हो जाएगा तीन, तो L3। टी यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 1 है, ये एक ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये -1 ऊपर -2 से जुड़ के हो जाएगा T-3 और ये A ऊपर जाके हो जाएगा A-1। तो ये था फ्लक्स की विमा और मात्रक। अब हम बात करेंगे गॉस के नियम के बारे में। गॉस का नियम क्या है? एक क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर 8J कैप, एरिया है A बराबर 8J कैप। इस एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है हमें ये बताना है। तो विद्युत क्षेत्र E का मान है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप और एरिया का मान है 8J कैप। हमें निकालना है फ्लक्स, तो अभी हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई और ए का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ई का मान है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे 8J कैप के साथ। अब हमें डॉट प्रोडक्ट का रूल पता है कि I के गुणांक का गुणा I के साथ करते हैं, J का गुणा J के साथ और K का गुणा K के साथ। तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पर I के साथ 2 है, अब इधर I नहीं है, I नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। फिर प्लस J के साथ 3 है और यहाँ J के साथ 8 है, तो 3 गुणे 8। अब माइनस है तो माइनस, K के साथ है 4 और इधर K नहीं है तो हम 0 लिखेंगे।
अब इसे हम हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, 3 अट्ठे 24 और -4 ग्राम में 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 24। अब इसका मात्रक हमने निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है फाई का मात्रक। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने हैं। विद्युत क्षेत्र और एरिया दोनों का मान दिया रहेगा तो गुणा करेंगे, और हो सकता है इनके बीच का कोण भी दिया हो तो उससे कॉस थीटा के साथ लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं गॉस का नियम। गॉस के नियम से हम किसी भी तल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है इसे हमें ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। पर गॉस के नियम में हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश Q है। ये है एक आवेश Q। Q अभी एक स्वतंत्र स्थान पर स्थित है। इसके चारों ओर कोई सरफेस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर गॉस का नियम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इसके चारों तरफ एक सतह की कल्पना करनी होगी। तो हम इसके चारों तरफ एक सतह, एक सममित सतह का मतलब जिससे इसकी दूरी बराबर हो। तो हमने एक गोल सतह की कल्पना कर ली है जो कि बंद सतह हो, मतलब इसके चारों ओर एक गोला बना दिया। इस गोले को हम लोग कहेंगे बंद। ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह। तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि क्या आवेश के चारों ओर कोई गॉसियन सतह है या फिर नहीं है। और अगर कोई सतह नहीं है तो हम अपने से एक काल्पनिक सतह मानेंगे, और इस काल्पनिक सतह को मानने के बाद अब हम इस सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो बता सकते हैं। तो अगर आवेश बंद सतह के अंदर स्थित हो तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात ये हो जाएगा Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, जितना भी आवेश हो, उस आवेश को हम एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे तो हमें फ्लक्स का मान मालूम हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसे यहाँ से फ्लक्स इस दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा, इस दिशा में, इस दिशा में, नीचे की ओर, इधर, इधर, हर दिशा में वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो बंद सतह से गुजरने वाला जितना भी वैद्युत फ्लक्स है वो इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यही है गॉस का नियम, जो कि बहुत ही आसान है और इसे सिद्ध करना भी बहुत आसान है। तो एक और उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है एक घन। ये एक घनाकार आकृति, घन के आकार की आकृति है, और इसके अंदर 2Q आवेश स्थित है। इस घन के अंदर हमने 2Q आवेश रखा है। तो यहाँ से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स होगा कुल आवेश Q और बटे में एप्सिलॉन नॉट। घन आकृति के अंदर जितना आवेश है वो और बटे में एप्सिलॉन नॉट, यही होगा फ्लक्स का मान। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बेलन है। इसमें कुछ आवेश स्थित हैं। एक है +Q, दूसरा है -3Q, और एक है और +Q। अब हमें बताना है कि इस बेलन के अंदर कितना फ्लक्स बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा कुल आवेश। तो आवेश है Q + Q और -3Q, और इसको हम भाग कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। अब 2Q 3Q में से घटेगा तो बचेगा -Q और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इस सतह से जो फ्लक्स बन रहा है वो है -Q/ε0। तो गॉस के नियम से हम फ्लक्स को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें सतह के अंदर का आवेश पता हो, उस आवेश को हम एप्सिलॉन नॉट से भाग देकर फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं गॉस के नियम का प्रूफ।
गॉस के नियम को घन कोण की सहायता से भी सिद्ध करते हैं और हम एक गोले की सहायता से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक गोले की सहायता से सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है। गॉस के नियम को हम घन कोण की सहायता से भी सिद्ध करते हैं और बिना घन कोण की सहायता से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिना घन कोण की सहायता से ही सिद्ध करेंगे। हम एक गोला ले रहे हैं जिसके केंद्र में हमने एक आवेश Q रख दिया है। इस Q के कारण हर दिशा में फ्लक्स बन रहा है। अब इस गोले की सतह पर हम एक छोटा सा अवयव कट कर रहे हैं DA, जिसकी दिशा केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होगी। अब विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है जिधर DA की दिशा है, अर्थात दोनों के बीच कोण 0 है। अब हम सबसे पहले इस DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स। तो छोटा से फ्लक्स को हम डी फाई ई से लिखेंगे। डी फाई ई बराबर होगा ई डॉट डी ए। ये DA से गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल फॉर्मूला ही है। अब संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। पूरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन करना होगा इसका। तो फाई ई बराबर हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल डी फाई ई। डी फाई ई का हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। ई और डी ए के बीच में कोण 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा तो हमें बचेगा ई डी ए। तो यहाँ से हमें फाई ई बराबर मिल रहा है ई डी ए। अब हमें E का मान रखना है। तो हमारा आवेश क्यों केंद्र पर है, केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q और दूरी है त्रिज्या के बराबर Q/r²। तो E बराबर हम इतना रखेंगे। तो यहाँ से हम E का मान रखेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² का मान रखने पर इस मान को हम रखेंगे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा फाई ई बराबर, ई का मान हम लिखेंगे 1/, यहाँ पर हमने इंटीग्रल लगाना भूल गए हैं तो इंटीग्रल लगा लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² डी ए। अब इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये सब कांस्टेंट है तो इन सबको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इन सबको हमने बाहर कर लिया और DA बदलने वाली राशि है तो यहाँ पर हम करेंगे DA का पृष्ठ समाकल। DA का पृष्ठ समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये जो DA है ये गोले का एक छोटा सा सतह है। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें गोले का पूरा सतह मिलेगा और गोले का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो ये आ गया गोले का पूरा सतह। अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं 4 पाई से 4 पाई, r² से r²। तो यहाँ से हमें फाई बराबर बच रहा है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हम गॉस का नियम बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला E डॉट DA।
अब पूरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए ई डी ए का कर देंगे समाकलन। तो हमने ई डी ए का समाकलन कर दिया। ई डी ए के बीच कोण 0 है तो हमने cos 0 का मान 1 किया और आ गया ई डॉट डी ए। अब ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, तो इसको हमने रख दिया। सभी कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, इन सबको बाहर कर लिया और डीए का कर दिया समाकलन। डीए का समाकलन करने से पूरे गोले का एरिया आ गया और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से हमें मिला फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन